वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। टॉपिक का नाम है वृत्त। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है हमारा वृत्त। वृत्त यानी सर्कल। सर्कल। अच्छा, आप सबने पढ़े होंगे वृत्त क्या होता है। वृत्त कोई भी ऐसा चीज जो तुम्हें कैसा दिखे, गोल आकर के दिखे। जैसे मेरे हाथ में ये कड़ा दिख रहा है, ये एक वृत्त है। कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें, जैसे साइकिल की रिंग, मोटरसाइकिल की रिंग, कोई टायर, ये सब क्या है, एक वृत्त की तरह ही काम करता है। ये सब एक वृत्त ही है। अच्छा, तो वृत्त होगा तो कुछ इस प्रकार से देखो ध्यान से। ये तो ये हमारा एक वृत्त है। अब सबसे पहले इस पूरे को वृत्त की, मान लो अगर तुम यहां से खड़े हो और यहां से एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाते हो, तब जो तुम्हें इसका मिलता है उसको हम बोलते हैं परिधि। जितनी दूरी तुम कवर करते हो उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। इसका जो केंद्र होता है, इसका जो भी केंद्र होता है, इसको हम बोलते हैं ओ। इसको क्या बोलते हैं, ओ। और ये इसका क्या होता है, केंद्र होता है। क्या होता है, केंद्र। अब ध्यान से सुनना, ये केंद्र है, इसको मैं नीचे लिख देता हूं। ये वृत्त का केंद्र है। ठीक। अब ये वृत्त की परिधि हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। अब अगर मैं कोई रेखा वृत्त हो से होते, परिधि की एक बिंदु से, ध्यान से देखना, परिधि की एक बिंदु से, केंद्र से होते हुए परिधि के दूसरे बिंदु तक मिलाता हूं, तो जो मुझे प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं, इस पूरे दूरी को हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। ये हमारा ये जो पूरा दूरी है, इस दूरी को हम क्या कहेंगे, व्यास। जिसको हम लिखते हैं डी से, यानी कि डायामीटर। क्या इतना क्लियर है। ठीक है। तो अगर लेकिन मैं इसमें एक चीज कहूं कि क्या ये या कहीं से भी खींचो, ये भी व्यास है, नहीं। ये व्यास नहीं है। इसको हम कहते हैं चाप। व्यास उसी को कहेंगे जो केंद्र से होकर जाए और परिधि की एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाए। जैसे अगर मैं यहां से यहां केंद्र से होते हुए इस बिंदु और इस बिंदु को मिला दूं, तो वो क्या कहलाएगी, परिधि, सॉरी व्यास कहलाएगी। लेकिन अगर तुम केंद्र से नहीं जा रहे हो और किसी भी दो बिंदु को मिला रहे हो, परिधि के किन्हीं दो बिंदु को मिला रहे हो, तो वो क्या नहीं कहलाएगा, वो व्यास नहीं कहलाएगा। व्यास तभी कहलाएगा जो परिधि के किन्हीं दो बिंदु को केंद्र से होते हुए मिलाए। अब अगली बात, केंद्र से, ध्यान से सुनना, केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है, कहां से, केंद्र से ये जो परिधि तक की दूरी होती है, इसको हम कहते हैं त्रिज्या, यानी कि रेडियस। और इसको लिखते हैं आर से। ये परिधि यानी सरकमफेरेंस, तो इसको हम लिखते हैं सी से। क्या इतना बेसिक नॉलेज क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। अब हमारे पास परिधि है, त्रिज्या है, और क्या है, व्यास है। परिधि को सी से, त्रिज्या को आर से, और व्यास को डी से। यहां तुम स्मॉल आर भी लिख सकते हो। तो मैं लिख सकता हूं कि हमारे पास जो त्रिज्या है, जो त्रिज्या है, अगर मैं इस बिंदु को ए मानूं, इस बिंदु को बी मानूं, तो जो त्रिज्या है वो ओ से बी तक की है। और उसको हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, चाहे स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो। ठीक। जो व्यास है वो हमारे पास क्या है, डी है। क्या है, डी। अब देखो, व्यास डी है, लेकिन कहां से कहां, ए से
बी तक, यही तो है। क्या ए से बी तक की दूरी है? अब देखो त्रिज्या ना यहां से यहां तक की दूरी, क्योंकि केंद्र से परिधि तक तुम कहीं पर लो, चाहे यहां किसी भी बिंदु पर केंद्र से तुम दूरी लोगे, वो सभी दूरियां कैसी होगी? समान। जैसे जो साइकिल की रिंग होती है तीली वाली, तो तुम देखते हो कि जो साइकिल की रिंग में जो तीलियां होती है, वो उनकी जो लंबाई होती है वो सब कैसी होती है? समान। और सबको एक बिंदु से उसके जो भी परिधि होते हैं परिधि तक लिया जाता है ना, वो सभी दूरी कैसी होती है? बिल्कुल समान। तो केंद्र से आप वृत्त के किसी भी बिंदु पर जो दूरी लोगे, वो सभी दूरियां आपस में कैसी होगी? समान होगी। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, तब मैं कह सकता हूं जो ए से बी तक की दूरी है वो त्रिज्या की दुगनी है। तो सबसे पहली बात, बैश को लिखते किससे हैं? डी से। और ये त्रिज्या की दुगनी है। त्रिज्या की कितनी है? दुगनी है। क्या इतना क्लियर है? जो परिधि है, परिधि को हम लिखते हैं सी से। किससे लिखते हैं? सी से। तब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसके बैस से, किससे? इसके बैस से, बैस क्या है? 2r। बैस क्या है? 2r। इसके बैस से मैं इसको परिधि को भाग कर देता हूं। क्या कर देता हूं? परिधि को भाग करता हूं, तभी मुझे पाई प्राप्त होता है। इसका मतलब बहुत ध्यान से समझना, तुम्हारे पास किसी भी साइज का वृत्त हो या किसी भी साइज का एक क्या हो, गोल आकार के कुछ भी हो, अगर तुम उसके पूरे परिधि की लंबाई को नापकर उसकी बेस से भाग कर दोगे, ऑलवेज में पाई प्राप्त होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बहुत, चाहे तुम्हारे पास कितने से कितने बड़ा हो, पूरा यूनिवर्स को तुम क्या करो, सेंटर मान के पूरे यूनिवर्स में एक तुम राउंड लगाओ और उसकी बेस ले लो, तब भी तुम उसको डिवाइड करोगे तो तुम्हें पाई ही मिलेगा। 22/7 या 3.14, आगे जो सेम डिजिट आता है वो डिजिट, ये क्योंकि पाई एक परिमेय संख्या है, तो पाई अगर परिमेय संख्या है तो तुम उसको कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते हो, वो ऑलवेज असतत होता है या असंत होता है। तो जब भी हम किसी सर्कल में उसके परिधि से, चाहे वो छोटा हो या बहुत बड़ा हो, किसी भी साइज का हो, उसके बैस से भाग करते हैं, तो ऑलवेज हमें क्या प्राप्त होता है? हमें पाई वैल्यू प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे अगर अगर, अगर आप एग्जाम्पल से नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं। जैसे ये एक वृत्त है, ये क्या है? ये एक वृत्त है। अब क्या करो, यहां से यहां तक ये पूरी लंबाई इसकी एक बिंदु से यहां पकड़ना फीता, और इसको पूरा यहां से यहां तक नाप लेना। जब इसको नाप लोगे, फिर यहां से यहां तक की दूरी जो कि सेंटर से होते जाए, यहां से यहां तक की दूरी नाप लेना। तो देखोगे जो भी ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा, इसको जैसे तुम डिवाइड करोगे, भाग करोगे, तो वो ऑलवेज पाई की वैल्यू आ जाएगा 3.14, या तो बाई 3.14 या तो 22/7, किसी भी तरह से तुम उसको लो, ऑलवेज आ जाएगा। जैसे इसका है, इसका तुम्हारा कितना है? इसका तुम्हारा है 22 है, ये 22 सेमी का है। इसकी पूरी लंबाई, इसकी परिधि की जो लंबाई, अगर मैं इसको काट के सीधा कर लूं तो इसकी पूरी जो लंबाई है वो कितना है? 22 सेमी। और इसकी जो ये व्यास है यहां से यहां तक की दूरी, वो है हमारा 7 सेमी। तो जैसे मैं देखो 22/7 आ गया, जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये हमें पाई की वैल्यू दे देगा। किसकी वैल्यू दे देगा? पाई। चलो देखते हैं। जैसे ही मैं, ध्यान से देखना, जैसे मैं पूरे परिधि को, किसको? परिधि को मैं लिख देता हूं, पूरे परिधि को किससे? बैश से भाग करता हूं। किससे भाग करता हूं? बैश से। तो मुझे जो प्राप्त होता है वो पाई प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पाई। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? जैसे परिधि है, परिधि को मैं क्या लिख सकता हूं? परिधि क्या है? सी, और बैश क्या हमारा? 2r। तो मैं 2r, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या हो जाएगा? पाई। क्या हो जाएगा? पाई। अगर मैं यहां से परिधि निकालूं, सी निकालूं, तो क्या हो जाएगा? 2, देखो इधर आ जाएगा ना, तो 2r इंटू पाई। तो इसको मैं अरेंज करके लिख सकता हूं 2πr। तो हम पढ़े हैं, आपने अभी तक पढ़े होंगे कि वृत्त के परिधि का जो सूत्र होता है वो c बराबर 2πr आता है। कैसे आता है पता है ना? हाँ, जहां जो पाई है, पाई एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब समझो,
परिमेय संख्या है, जो कि असतत है, जिसको भाग करके कभी संतुष्ट नहीं कर सकते हो। परिमेय संख्या है जिसकी वैल्यू, जो पाई की वैल्यू है, या तो तुम 22/7 लिख सकते हो, या तो तुम 3.14, और ये डिजिट ऐसा है कि आगे कंटिन्यू कर सकते हो। एक कैलकुलेटर लो और जिंदगी भर से कैलकुलेट करते रहो, तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगा, फिर भी इसकी वैल्यू जो है वो तुम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ला सकते। तो ये है पाई के पीछे का रहस्य, कि कोई भी साइज का तुम्हारे पास वृत्त हो या कोई भी साइज का तुम्हारे पास सर्कल हो, जब भी हम उसके परिधि से उसके बैस का भाग, सॉरी, उसके बैस से उसकी परिधि का भाग करते हैं, तो ऑलवेज जो वैल्यू आता है वो पाई का ही होता है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करते हैं वृत्त की क्षेत्रफल का। तो वृत्त की अगर तुम्हें क्षेत्रफल निकालना है, तुम पूरे वृत्त की, ये जो पूरा वृत्त है, इस वृत्त का पूरे क्षेत्रफल निकालना है, तो तुम क्षेत्रफल को कैसे निकाल सकते हो? तो वृत्त की क्षेत्रफल को निकालने के लिए देखो क्या करना होता है। वृत्त के क्षेत्रफल को निकालने के लिए, अगर तुम्हें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त की क्षेत्रफल, तो तुम क्या करोगे? तुम जो पाई वैल्यू आता है, क्योंकि ये सर्कल है, एक वृत्त है, तो पाई है, अगर पाई आता है, उस पाई को क्या करो, जो त्रिज्या है तुम्हारी, त्रिज्या आर है, उसके आर का वर्ग करके गुणा कर दो। मतलब जो भी त्रिज्या है, त्रिज्या का वर्ग करके तुम उसके पाई के साथ गुणा कर दोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें उस वृत्त का क्षेत्रफल मिलेगा, जो कि क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर यहीं पर मैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहूं, कि अर्धवृत्त का आधा यहां से ऊपर काट दो, जितना ये बचता है, जैसे ये पूरे कंप्लीट का है, अगर मैं रुको, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का मतलब ये तुम्हारे पास एक वृत्त है, इसको 20 से काट लो, तो इतना बचेगा। ये केंद्र है, यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक आर, और ये पूरा बैच, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, पूरा कंप्लीट था, कंप्लीट से मैंने आधा कर लिया, तो क्या कर दो, बस आधा से गुणा, किसकी? वृत्त की क्षेत्रफल की। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा अर्धवृत्त की क्षेत्रफल। अगर तुम्हें सिर्फ इसका एक चतुर्थांश का निकालना है, मतलब इसको और आधा कर लो, फिर तो तुम्हारे पास सिर्फ कितना बच रहा है? इतना। मतलब ये कौन सा भाग है? ये 1/4 भाग है, कि तुमने वृत्त को 4 भागों में काटा, उसका एक भाग ये तुम्हारे पास बचा है। तो चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल क्या जाएगा तुम्हारे पास? अब तो 1/4 से गुणा कर लो, 1/4 इंटू पाई आर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा चतुर्थांश, या एक चतुर्थांश वृत्त का, एक चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 1/4 आर स्क्वायर होता है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो अब मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा। मैं देखूंगा कि अगर मैं वृत्त को अलग अलग खंडों में काटूंगा, तो उसके किसी एक खंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, त्रिज्या खंड क्या आएगा। तो पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं त्रिज्या खंड के बारे में। किसके बारे में? त्रिज्या किसका? वृत्त का ही त्रिज्या खंड। कि वृत्त की त्रिज्या खंड को कैसे लेना है, कि तुम्हारे पास एक एरिया है, एक वृत्त है। अब वृत्त में से तुम्हें किसी ने कहा कि एक छोटा सा खंड, जैसे एक तरबूज है, तरबूज में से एक छोटा सा खंड तुम्हें काट कर खाने को दिया, और कहा कि इसका तुम क्या निकालो? त्रिज्या खंड निकालो, और इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालो। तब तुम क्या करोगे? तो जैसे भी ऐसे तुम्हारे पास सिचुएशन आए, तो तुम इजीली, अब अगर त्रिज्याखंड और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना आता है, तो तुम इजीली बता सकते हो कि इसको कैसे निकाला जाता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिज्याखंड का।
यानी कि सेक्टर। ठीक, चलिए, तो ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, ओ। वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, ओ। अब हम क्या करते हैं, इसमें दो त्रिज्या लेते हैं, ध्यान से देखना, इसमें हम दो त्रिज्या लेते हैं। पहला ओ से ए लेते हैं और दूसरा लेते हैं ओ से बी। ये मैंने क्या लिया, दो त्रिज्या लिया। अब इन्हीं दोनों त्रिज्या के संगत जो चाप आ रहा है उस चाप को मैंने मिला दिया। इसके संगत जो चाप आ रहा है वो क्या, देखो, अगर मैं बात करूं तो ये त्रिज्या R1, दो त्रिज्या आ रही है, त्रिज्या R2, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे चाप। क्या कहेंगे, चाप। तो चाप क्या है यहां पर, ए बी। जो चाप है वो चाप हमारा क्या है, ए बी। ये तुम्हें पूरा पता है, ये तुम्हारा क्या है, परिधि। ये परिधि, जिसको हम किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। अगर, क्योंकि त्रिज्या हम कहीं पर भी ले सकते हैं, केंद्र से परिधि तक की दूरी को, केंद्र से परिधि तक की दूरी कोई सा भी लोगे वो तुम्हें ऑलवेज क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा त्रिज्या। अब ये जितना एरिया मुझे मिल रहा है, ये जो एरिया मुझे मिल रहा है, यही इस वृत्त का त्रिज्याखंड है। यही इस वृत्त का क्या है, त्रिज्याखंड है। देखो, ये जो तुम्हें ग्रीन कलर का शेप दिख रहा है, शेडो दिख रहा है, छाया परछाई दिख रहा है, ये छायांकित भाग दिख रहा है, यही हमारा क्या है, त्रिज्याखंड। तो ये त्रिज्याखंड कैसे बनता है, दो त्रिज्या से, देखो, दो त्रिज्या तथा उस त्रिज्या के संगत जो चाप है, उस चाप से क्या बनता है, त्रिज्याखंड। अब तो मैं लिख सकता हूं कि हमारे पास जो त्रिज्याएं हैं, हमारे पास जो त्रिज्याएं है वो क्या है, त्रिज्या हमारे पास, पहली त्रिज्या क्या है, ओ ए, सॉरी, ओ ए, जिसको मैंने क्या कहा, जिसको मैंने कहा कि वो R1 है। दूसरा हमारे पास क्या है, ओ बी, उसको हमने क्या कहा, R2। क्या इतना क्लियर है। तीसरी, दूसरा है हमारे पास चाप। चाप क्या है, ए बी। क्या है, ए बी। देखो यहां से यहां तक चाप। अब अगर मैं त्रिज्याखंड की बात करूं, हमारे पास जो त्रिज्याखंड है, सेक्टर है, वो हमारे क्या क्या है, ओ ए बी, मतलब ओ से स्टार्ट फिर बी तक। देखो, एक तरबूज है, यहां से एक ऐसे ही तो आएगा, ये क्या, ये ऐसे ही आएगा, देखो, तो ये एक टुकड़ा लग नहीं रहा है ये तुम्हें, कि ये तरबूज का एक टुकड़ा है। अगर तुम्हें इसका त्रिज्याखंड निकालना है, जैसे ओ ए बी, तो यही तो क्षेत्रफल होगा, तो क्या हो जाएगा, ओ ए बी। अब मान लो, जब मैं यहां से एक छोटा सा स्लाइड, ये वृत्त से छोटा सा स्लाइड खंड में काट के निकाल दूंगा, तो ये बचेगा कितना, फिर इसमें, इसमें कितना बचेगा, तो मैं कह सकता हूं ये जो ब्लैक एरिया है इतना ही तो बचेगा। ये जो ब्लैक एरिया है, मतलब ओ बी ए, तो यही तो बच रहा है। अगर मैं इसको बनाऊं, रिकंस्ट्रक्ट करूं, छोटा करके बना देता हूं, क्या ये मिलेगा, ये ओ है, ये ओ है, ये बी है और ये ए, ऐसे, ऐसे। क्या इतना क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, ये मैं कह सकता हूं ये हमारे पास लघु त्रिज्याखंड है, और ये हमारे पास, मैं कह सकता हूं ये हमारे पास दीर्घ त्रिज्याखंड है। दीर्घ त्रिज्याखंड, ये हमारे पास है दीर्घ त्रिज्याखंड। तो हमारे पास किसी भी वृत्त में दो त्रिज्याखंड होती है, एक लघु त्रिज्याखंड और दूसरी दीर्घ त्रिज्याखंड। तो लघु त्रिज्याखंड क्या हमारे पास, लघु त्रिज्याखंड जो है वो हमारे पास क्या है, लघु त्रिज्याखंड ओ ए बी। और जो दीर्घ त्रिज्याखंड है वो क्या है,
जो दीर्घ त्रिज्याखंड है वो क्या है, ओ बी ए, ओ बी ए। ठीक है, तो हमारे जब भी हम किसी भी वृत्त को लेते हैं और उसका त्रिज्याखंड निकाल लेते हैं तो उसमें दो त्रिज्याखंड निकलती है। एक निकलती है तुम्हारे लघु त्रिज्याखंड और दूसरा दीर्घ त्रिज्याखंड। अब हम बात करेंगे इन त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमारा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो इसको कैसे निकालते हैं, सेम एज एक वृत्त है, पहले मैं बना लेता हूं ठीक से इसको। ठीक, चलो कोई नहीं, ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। अब ये वृत्त का क्या है, ये वृत्त का क्या है, केंद्र O है। ये वृत्त का क्या है, केंद्र O। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें से एक त्रिज्याखंड निकाल लेता हूं। ये मैंने त्रिज्याखंड निकाल लिया ए बी, ये हमारे पास एक त्रिज्याखंड है। ये हमारे पास एक त्रिज्याखंड है। अब ये त्रिज्याखंड क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना, ये त्रिज्याखंड जो है वो इस वृत्त पर थीटा कोण बना रहा है। देखो ये जो त्रिज्या है, ये जो चाप ए बी के साथ मिलकर कितना कोण बना रहा है, थीटा, कितना, थीटा कोण बना रहा है। और ये एक बात और है, ध्यान से सुनना, किसी भी वृत्त, कोई भी वृत्त है वो कितने का कोण अंतरित करता है आपको पता है। अगर कोई वृत्त है तो वो कितने का कोण अंतरित करेगा, तो कोई वृत्त ऑलवेज 360 का कोण अपने केंद्र पर अंतरित करता है। तो कोई अगर ये अगर वृत्त है तो ये वृत्त जो है अपने पूरे मतलब केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा वो कितना, 360 डिग्री। ये पूरा पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है। अब क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि ये कितने का कोण बना रहा है तो इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब एक बात बताओ, अगर मैंने पूरे वृत्त में से एक छोटा सा खंड निकाल लिया और उसमें से पूछा कि इसकी त्रिज्या सॉरी कोण कितने का है, तो बता सकते हो, नहीं। लेकिन मुझे पता है कि पूरे का कोण कितना है, 360 डिग्री। क्या इतना पता है, तो मैं क्या करूंगा, अगर उसी को 360 से माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा। तो देखो, तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे पता चल गया कि ये जो त्रिज्याखंड है ये जो कोण अंतरित कर रहा है वो थीटा कोण अंतरित कर रहा है। तो ये हो गया लघु खंड का, किसका, लघु खंड का। अगर अब मैं तुमसे पूछूं ये जो दीर्घ खंड है, दीर्घ खंड केंद्र पर कितने का कोण अंतरित कर रहा है, तो क्या बताओगे। तो दीर्घ खंड जो है वो देखो, क्या इतना और एक्स्ट्रा है, क्या इतना कोण बच रहा है ना, ध्यान से देखना। क्या ये कोण जो है वो केंद्र पर अंतरित हो रहा है, मतलब इस पूरे के लिए ओ बी ए के लिए जो कोण बन रहा है, जैसे कि ये तो ये कितना है कंप्लीट, देखो यहां से यहां तक कितना होता 360, लेकिन इतना मैंने काट लिया तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा ओ ए बी, मतलब दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए केंद्र पर कोण। क्या है समझ में, तो मैं कह सकता हूं कि जो लघु त्रिज्याखंड का कोण है वो थीटा है और दीर्घ त्रिज्याखंड का जो कोण है वो 360 माइनस थीटा है। अब हम देखते हैं कि ये जो चाप ए बी द्वारा, किसके द्वारा, चाप ए बी द्वारा, या चाप द्वारा समझो अभी पहले। तो अब देखते हैं कि ये जो चाप है, चाप द्वारा कितना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लेता है। जो चाप है चाप द्वारा त्रिज्याखंड देखते हैं, तो पूरे चाप द्वारा, चाप द्वारा 300, चाप द्वारा 360 का कोण आंतरित करने पर करने
पर जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर। मैंने मान लिया कैपिटल आर, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब जो 360, मतलब यहां से यहां तक पूरा, ये पूरा 360 का ये जो चाप ले रहा है, 360 का मतलब पूरा चाप के कारण क्या, जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तुम्हें अगर पूरे 360 डिग्री के लिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम 1 डिग्री का निकाल के दिखाओ, कि तुम्हें क्या करना है, जैसे चाप द्वारा 360 का कोण है, तो तुम क्या करो, मैं कह रहा हूं कि चाप द्वारा 1 डिग्री का कोण आंतरित करने पर जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है वो निकाल के दिखाओ। तो तुम्हें क्या करना है? अगर एक का निकालना है तो हम जानते हैं, जैसे अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल के लिए लूं कि हमारे पास 2x है और बराबर में कोई वैल्यू है, मान लो कोई भी वैल्यू, मैंने पाई आर स्क्वायर ही मान लिया। अब ये 2x का है, अब मैंने कहा कि यहां से x का निकालो, तो x के साथ जो भी है, या ऐसे करते हैं कि मान लो, हाँ कोई नहीं, 2x है, तो x के साथ जो भी है वो जब बराबर में भेजोगे तो क्या वो बट्टे में जाएगा, क्योंकि गुणे में है। क्लियर है? तो वो किस में जाएगा? गुणे में जाएगा। वही अगर मैंने कहा कि यहाँ 360 गुणे 1 है, अगर यहाँ से 1 डिग्री, 360 डिग्री और 1 डिग्री, इसका मतलब 360 डिग्री है, तो तुम्हें 1 डिग्री का निकालना है। कितने डिग्री का? तो 360 जो है वो किस में जाएगा? बट्टे में। तो सेम एज अगर मैं यहाँ गुणा करके 1 डिग्री लिखूंगा तो कोई दिक्कत? 360 डिग्री गुणे 1 डिग्री नहीं, तो जैसे मैं यहां से 1 डिग्री का निकालूंगा तो जो 360 डिग्री है वो बराबर के दूसरी ओर जाएगा, और बराबर जैसे जाएगा तो वो किस में जाएगा? बट्टे में। तो मैं अब कह सकता हूं कि चाप द्वारा 1 डिग्री का कोण आंतरित करने पर जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा चाप द्वारा 1 डिग्री का कोण आंतरित करने पर त्रिज्याखंड का जो वो क्षेत्रफल है वो। अब अगर मैंने तुमसे कहा कि मुझे, चलो ठीक है 1 डिग्री का तुमने बता दिया, अब मुझे ये नहीं पता है कि ये कितने का है, मुझे नहीं पता, ध्यान से सुनना, मुझे नहीं पता है कि ये कितने डिग्री का कोण है, तो मुझे ये कोण निकाल के बताओ, ये कोण कितने डिग्री का होगा। तो क्या करो, मुझे नहीं पता है कितने डिग्री का कोण है, तो दोनों तरफ क्या करो, थीटा डिग्री इंटू थीटा डिग्री से क्या कर दो? गुणा। तो जो थीटा डिग्री आ जाएगा वो थीटा डिग्री बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो तुम इजीली बता सकते हो कि चाप द्वारा थीटा कोण का कोण आंतरित करने के लिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है। क्या निकाल सकते हो? बिल्कुल, तो बस कर लो आराम से। तो मैं कह सकता हूं चाप द्वारा थीटा डिग्री का कोण आंतरित करने पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3 पाई बाई आर, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, पाई आर स्क्वायर, यहां कैपिटल कर देते हैं क्योंकि हर जगह मैं कैपिटल ले रहा हूं तो स्मॉल नहीं लेना है मुझे। पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री गुणे थीटा डिग्री। तब मैं कह सकता हूं कि ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा थीटा डिग्री डॉट, क्योंकि एंगल को एक साथ और जो क्षेत्रफल है उसको अलग कर लेते हैं।
तो ये है थीटा डिग्री के लिए, जब तुम्हें थीटा डिग्री का निकालना है। क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। अब मैं बताता हूं कि तुम्हें लघु, ये तुम्हारा क्या है, ध्यान से देखना, ये तुम्हारा लघु त्रिज्याखंड है या ये तुम्हारा दीर्घ त्रिज्याखंड है। अगर तुम्हें लघु त्रिज्याखंड के लिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तब कैसे निकालोगे, और दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए कैसे निकालोगे? ठीक है, देखो सबसे पहले मैं किसका निकालूंगा, त्रिज्याखंड। जैसे त्रिज्याखंड का निकालते हैं, ये ओ ए बी, यही तो है। ठीक है, ये कितने का कोण आंतरित कर रहा है, ये आंतरित कर रहा है थीटा कोण। कितना कोण, थीटा डिग्री कोण। ये हमारा क्या है, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड। अब मुझे इस त्रिज्याखंड का क्या निकालना है, त्रिज्याखंड का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारे पास जो त्रिज्याखंड है वो क्या है, जो त्रिज्याखंड है वो हमारा क्या है, ओ ए बी। और मुझे त्रिज्याखंड का क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो अभी देखो त्रिज्याखंड के लिए कोण कितना बन रहा है, थीटा डिग्री बन रहा है ना, तो थीटा डिग्री तो निकालना है मुझे। तो अभी मैंने निकाला थीटा डिग्री के लिए, तो क्या हो जाएगा, थीटा डॉट 360 और पाई आर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास लघु, ये लिख देता हूं मैं, लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये हमारे पास है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब अगर मुझे क्या निकालना है, लघु को मैंने काट के अलग कर दिया, अब मुझे क्या बचा है, दीर्घ वृत्तखंड का। किसका, दीर्घ वृत्तखंड का। जो दो दीर्घ वृत्तखंड है वो क्या आ रहा है हमारे पास, देखो क्या ये आ रहा है, ये ओ, ये ए और ये बी। ये कैसे, ऐसे ही तो जा रहा है, क्या ऐसे ही तो जा रहा है। और ये जो कोण आंतरित कर रहा है, यहां पर जो कोण आंतरित कर रहा है वो कितना, 360 डिग्री का, माइनस ये जो थीटा था वो थीटा, वो बताने के लिए है। यहां पर कितने का कोण है, 360 माइनस थीटा का। अब मुझे ये कौन सा खंड है हमारे पास, ये हमारे पास है दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड। अब मुझे इस दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल देखना है। क्या देखना है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, दीर्घ त्रिज्याखंड जो कि है क्या हमारे पास, ओ बी ए, ओ बी ए का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। तो मुझे इतने का निकाल, पूरे का तो नहीं है ना, तो मुझे सिर्फ इतने का निकालना है ना। पूरा क्या था, पूरा हमारे पास देखो क्या था, टोटल ये था ना, पूरा दीर्घ, ये पूरा हमारे पास वृत्त था ना। तो हमें क्या लिखना है, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल माइनस जो लघु त्रिज्याखंड है उससे माइनस, कुल में से क्या कर दो, ये जो लघु त्रिज्याखंड इसको माइनस कर दो, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो जैसे मैं माइनस करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब ओ बी ए का जो क्षेत्रफल आ जाएगा, जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल क्या है, हम जानते हैं वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है, पहले बता दिया, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर, माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या आया, थीटा डॉट बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या यही तो है, तो बस ये हो गया हमारा ओ, मतलब पूरे जो हमारे पास दीर्घ
त्रिज्याखंड है, सॉरी ये जो हमारे पास दीर्घ त्रिज्याखंड है इसका क्षेत्रफल। तो जब भी तुम्हारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन या प्रॉब्लम्स आए जिसमें तुम्हें किसी भी वृत्त का क्या लघु त्रिज्याखंड निकालना है और दीर्घ त्रिज्याखंड निकालना है, तो लघु त्रिज्याखंड के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है और दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है। ये बहुत ही देखो ये काफी स्पेशल चीज है, ये बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। बाकी आगे आप कहीं पर भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो साइंस से या मैथ्स से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं आपको ये जरूर मिलेगा। खासकर अगर फिजिक्स में करोगे, तुम्हें जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो बहुत जगह यूज होगा, बहुत जगह। तो मैकेनिक्स पढ़ोगे, मैकेनिक्स में भी बहुत जगह यूज है। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया तो इसे नोट डाउन कीजिए। एक चीज और है, मान लो तुम तो ये त्रिज्याखंड निकाल लिया, अब किसी ने कह दिया कि ये तुम ये लघु चाप निकाल के दिखाओ ए से बी तक, और तुम सिर्फ ये निकाल के दिखाओ दीर्घ चाप, क्या सिर्फ चाप निकाल के दिखाओ कि बी से ए तक, तब तुम कैसे निकालोगे? वो भी इजी है। जब तुम्हें लघु चाप निकालना है, सॉरी जब तुम्हें क्या निकालना है, लघु चाप, लघु चाप, जो लघु चाप क्या है, ए बी है ना, लघु चाप ए बी का माप, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। जो तुम्हारे पास लघु त्रिज्याखंड है ना, उसमें जो क्षेत्रफल लिया वो पूरा पाई आर स्क्वायर लिया, और इसमें क्षेत्रफल तो नहीं ले रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं जब लघु त्रिज्याखंड निकाल रहा हूं तो लघु त्रिज्याखंड के लिए मैंने पूरा क्षेत्र, क्योंकि क्षेत्र मुझे ये भी चाहिए, पूरा क्षेत्रफल चाहिए, और इसमें सिर्फ मुझे ये लाइन पूछा है, मुझे सिर्फ क्या पूछा है, ये लाइन ए से बी तक पूछा है, मुझे इस लाइन का ये माप कि यहां से यहां तक का माप क्या है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सरकमफेरेंस पता है ना, ये क्षेत्रफल था इसलिए क्षेत्रफल लगाया। तुम्हें परिधि पता है, परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, तो बस इस फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर की जगह पर 2 पाई आर से क्या कर दो, 2 पाई आर से क्या कर दो, गुणा। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास लघु चाप का माप। अब अगर तुम्हें निकालना है दीर्घ चाप का माप, दीर्घ चाप, दीर्घ चाप क्या है, दीर्घ चाप देखो, दीर्घ चाप ये है ना, बी से उठकर चाप कहां तक गया, ए तक, तो क्या हो जाएगा वो बी ए का जो माप है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। जहां पर क्षेत्रफल है, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल निकाल रहा था, इसमें मुझे चाप चाहिए तो चाप वाला लेना है, ये लाइन, तो बस जहां जहां पाई आर स्क्वायर है वहां पे 2 पाई आर कर दो, तो 2 पाई आर माइनस थीटा डिग्री बाई 360 और 2 पाई आर। तो ये हमारे पास चाप भी आ गया, कि तुम्हें आगे दिक्कत ना हो कि चाप कैसे निकाला जाता है वृत्त का। तो ये सारी फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये चीजें तुम्हें याद रखना है। जैसे ये चीज याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। साथ में ये चीजें तो देखो इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीजें, अगर बेसिक चीजें, बेसिक नींव आ गया तो तुम आराम से इजीली किसी भी क्वेश्चन को तुम कर सकते हो। आज अगर तुम्हारे थोड़े ज्यादा मेहनत कर लेने से तुम्हारी फैमिली की जिंदगी बदल सकती है, तो कर ले मेहनत मेरे भाई। अगर ये वक्त गुजर गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। गुजरा हुआ वक्त बता रहा है कि अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो कल यहां तुम्हारे कोई नहीं।